डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। तो मैं आपको 2024 में हिंदी का जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो मैं इस मॉडल पेपर को तो आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी आपका पेपर होता है। तो चलिए हम लोग अपने पेपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर के तौर पर प्रीवियस ईयर का पेपर ही यहाँ पर उठा लिया है। तो सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा आपका, उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट ही दिए जाएंगे। तो शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और ये प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड होगा खंड का और दूसरा वाला होता है खंड खा। तो खंड का वाले में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और खंड खा वाले में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा लास्ट तक। आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 100 नंबर ही मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से बन सकते हैं, जितने जीवन परिचय हो सकते हैं, चाहे वो गद्यांश के हों, पद्यांश के हों, चाहे रस छंद अलंकार हो, अगर मैं 4 रस को बता देता हूं तो उन्हीं चारों में से ही आपके एग्जाम में आएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको देखना क्या है, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं सबको एक जगह लिखते चलिए। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। खंड का आप लोग जब देखेंगे तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। यहाँ पर कोई और भी प्रश्न हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारी सीरीज इस चैनल पर आती रहेगी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक, हिंदी प्रदीप था, सरस्वती था, मर्यादा था, इसमें ब्राह्मण सही आंसर है इसका। दूसरे वाले प्रश्न की तरफ आते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे वाले पर आते हैं। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध। तो अशोक के फूल जो है ये ललित निबंध है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये निबंध है, ये आपके सिलेबस का ही प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, ये भी आपके पाठ से ही है जो पद्यांश है। तो इसमें सही आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। तो इसमें सही आंसर होगा आत्मकथा। तो चलिए खंड खा की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था। इसी तरीके से जो सेकंड वाला नंबर है क्वेश्चन, इसमें भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, यानी कि ये कई कालों में विभाजित होता है, जैसे रीति काल हो गया, भक्ति काल हो गया, आधुनिक काल। आधुनिक काल आगे जो है उसे कई भागों में भी विभाजित कर दिया गया है। जैसे हो गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, ये सारे आधुनिक काल है। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा आधुनिक काल की रचना है। पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद का मुंह तेरा, ये वाला सही आंसर होगा इसमें। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता था, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको वहाँ लिखना था सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। आगे देखते हैं। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण, ये आप लोग प्रमुख है। तो यहाँ छायावाद करके आया है, आपका आ सकता है द्विवेदी युग का, आ सकता है भारतेंदु युग का भी आ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कभी कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, या फिर सुमित्रानंदन पंत को? तो यहाँ पर याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत जी को। ये जो है उत्तराखंड में पैदा हुए थे, और उत्तराखंड जो है प्रकृति का एक सार है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो है प्रकृति है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है। और इनके जो रचनाएं थी वो प्रकृति से ज़्यादा रिलेट करती थी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। इसका जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञे जी ही हैं, और इसका वर्ष भी पूछा जाता है कि तार सप्तक का जो संपादन है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तीसरे वाले प्रश्न में आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को करना होगा, जिसके लिए आपको 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, दूसरा वाला गद्यांश आगे होगा, तो उसमें आप दोनों को पढ़िएगा। उसमें से जो भी गद्यांश आपको आसान लगे उसमें से आपको एक करना होगा, और
पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें फिक्स होता है। पहले में यही होगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ की जैसे कि अगर मैं इसको पढूँ, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। तो इतना मुझे पढ़ने से अंदाज़ा लग गया है कि ये भाषा और आधुनिकता पाठ का है। तो पाठ का नाम तो हो गया, और इसके लेखक जो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। आगे देखिए, जो 4 प्रश्न बचे हुए हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कुठाराघात का मतलब क्या है ये बताना है, भाषा का सीधा संबंध किससे है, लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी से मिल जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे तो यहाँ से आपके काम हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 चैप्टर बता देता हूँ, वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। उससे 100% चांसेस हैं कि कोई एक गद्यांश ज़रूर से ज़रूर आएगा। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, और तीसरा है भाषा और आधुनिकता। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका 4th क्वेश्चन होगा वो पद्यांश पर आधारित होगा। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों 10-10 नंबर के होंगे, जिनमें से केवल आपको एक ही करना होगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। ये इतना पढ़ने से ही हमको समझ में आ गया कि ये पवन दूतिका का है, और इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो पहला वाला तो हमारा काम हो गया, पहला क्वेश्चन जो डन हो गया। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये जो 2 लाइनें रेखांकित की गई इसकी व्याख्या। इसको पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता है अपनी भाषा में लिखना ही व्याख्या कहलाता है। जैसे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यहाँ पर क्लांता कृषक ललना, ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान दे करके यहाँ पर लिखनी होंगी। फिर उसके बाद है उपर्युक्त पद्यांश के महाकाव्य का किस महाकाव्य का अंश है, ये भी आपको बताना है। और कृषक ललना और भूतांगना शब्दों के अर्थ लिखने हैं। नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कह रही। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पद्यांश में भी 3 महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपको बता देता हूँ, जिनसे एक एक पद्यांश आना जो है निश्चित मान लीजिए आप। पहला है नौका विहार, दूसरा है श्रद्धा मनु, और तीसरा है पवन दूतिका। तो इन तीनों को बहुत ही आसानी से आप याद करिएगा और बहुत बढ़िया से याद करके जाइएगा। आगे आते हैं 5वां प्रश्न जो है, इसमें किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है। तो मैं 3 लेखक का नाम बता देता हूँ, इन्हीं तीनों में से ही आपके प्रश्न बनने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो तीनों बताने वाला था वो तीनों यही हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब की बार 2024 में इन तीनों में से किसी न एक का आना आपके सेट में तय मानिए। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो पुराना पेपर है, नहीं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से एक आएगा। दूसरा इसका क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना बतानी है। ये भी 5 नंबर का है। इसको मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको। ये 3 तो इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको लिखिएगा। पहला वाला जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी का, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। इन तीनों का बहुत ही ध्यान से आप पढ़ करके जाइएगा, इनमें से एक का आना तय है। आगे है 6वां प्रश्न है, ध्रुव यात्रा या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। एक पूछा जाता है सारांश, दूसरा होता है उनके चारित्रिक जो चरित्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण करना, या फिर कथा वस्तु लिखना, और या फिर विशेषताएं लिखना। और यहाँ पर है उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी चीज़ें पूछी जाती है। इसमें सिर्फ 80 शब्द में लिखना होता है, 5 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो कहानी में अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो बहादुर और पंचलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न जो होता है, ये स्वपतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपके जिले के मुताबिक होता है, आपका जो जिले में जो भी निर्धारित किया गया हो उसमें से पढ़िएगा। 80 शब्द में उसको लिख दीजिएगा, आपके मार्क्स कहीं नहीं है। प्रश्न 8 से आपका जो है यहाँ से संस्कृत खंड शुरू हो गया है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे संस्कृत के, उनमें से किसी एक को आपको करना होगा, जो भी आपको आसान लगे या फिर समझ में आ रहा हो, और जिसके पाठ का नाम ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही हों, उसमें से आप एक कर लीजिएगा। ठीक,
तो यहाँ पर क्या है, हमको क्या क्या करना है, ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। तो आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, हिंदी अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, टोटल आपके 7 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पर देखिए, पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर एक मालवीय शब्द आया था, तो महामना मालवीय चैप्टर से इसको लिया गया है। ठीक, बस आपको ये बताना कि संस्कृत खंड के महामना मालवीय चैप्टर से इसको लिया गया है, तो आप इसको बढ़िया से लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इसका जो खा वाला पार्ट होगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 श्लोक होंगे, किसी एक का आपका हिंदी में अनुवाद करना होगा। अगर संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर और उसके हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 5 नंबर। इसके लिए मैं बता देता हूँ, सुभाषित रत्नानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुभाषित रत्नानी आपको पढ़ के ही जाना है। और आगे भी बता देता हूँ आपको, दूसरा जो है आपका नृपति दिलीपा, इन दोनों से आपका जो श्लोक वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अब गद्यांश के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये महामना मालवीय था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा संस्कृत भाषाया महत्वम, पहला चैप्टर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है जातक कथा। तो इन तीनों को याद करिए और यहीं से आपके जो है गद्यांश बन जाएगा। और सुभाषित रत्नानी और नृपति दिलीपा, इससे आपका पद्यांश बन जाएगा, यानी कि श्लोक। तो इतना काम आपका 7-7 14 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। आगे देखिए 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 दिया गया, इनमें से कोई एक लिखना है और वाक्य का प्रयोग कर देना है। जैसे भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना, हाथ पीले करना किसी की शादी करवा देना, दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब उचित निर्णय करना, आँख का अंधा नाम नयन सुख मतलब नाम के विपरीत गुण होना। अब बस इसी का वाक्य प्रयोग कर दीजिए। 10वां प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। रमेशा, इसका संधि विच्छेद होता है रमाधन ईशा, ये तीसरा वाला, ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा है इत्युक्तम का संधि विच्छेद क्या है, इत्युक्तम का संधि विच्छेद होता है इति धन उक्तम, ये सही हो जाएगा इसका। आगे है उभावपी का सही संधि विच्छेद है उभावपी, उभा धन वपी, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आत्मनि, आत्मनि अगर आपको याद होगा तब तो आप लिख पाएंगे भैया, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, तुक्का ही मार के आएंगे। तो आत्मनि जो है ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे नामनी, देखिए आत्मनि नामनी, इसके लास्ट में भी नहीं आ रहा है, तो ये भी सप्तमी विभक्ति और एक वचन का पार्ट है। आगे है आपका प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। पहला प्रश्न है द्रव और द्रव्य। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का मतलब होता है कोई पदार्थ है। यहाँ पर देखिए तरल पदार्थ द्रव, तो पहले में कुछ नहीं दिया गया है आगे के लिए, तो यही पहला वाला आपका सही होगा, तरल पदार्थ और धन, इसका तो सही हो गया। आगे हरि और हर, हरि का मतलब तो भगवान विष्णु होते हैं, हर का मतलब होता है शंकर, हर हर बोले, तो पहला वाला आपका ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये खा पार्ट, इसका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 3 शब्द दिया जाएगा, उसमें से किसी एक के 2 शब्द लिखने होंगे, पर्यायवाची नहीं, 2 अलग अलग शब्द। जैसे इसमें कुल का समझिए, कुल का मतलब होता है योग, कुल कितना हुआ भैया। फिर दूसरा वाला होता है कुल का मतलब होता है वंश, ठीक इस तरीके से। फिर इसका जो गा वाला पार्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। एक सही शब्द का चयन करना है, जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो उसे समतापी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए पीने की इच्छा रखने वाला उसे पिपासा कहते हैं। इस तरीके से जो छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस बहुत ही आसान पूछे जाते हैं पेपर में। इसके घा वाले पार्ट पर बात करें यदि, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य दिए जाएंगे, 2 आपको सही करना होगा। इनमें से चारों पढ़िएगा, जो आपको आसान लगे उसी को कर दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तो यहाँ होगा करनी चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है, ओ नहीं यहाँ पर औद्योगिक नगर है, सही हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने रस छंद अलंकार पर, तो रस हो गया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर छंद हो गया, ये छंद हो गया, ये अलंकार हो गया। तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4 मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिए, वही चारों आएंगे। पहला वाला रस के लिए आप लिखिए श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, बस यही 4 आप पढ़िएगा। दूसरा वाला आप अलंकार के लिए लिख लीजिए अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेषी अलंकार, यही 4 अलंकार पढ़िएगा। छंद के लिए 4 छंद लिखिए,
चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला, यही 4 आपके लिए काफ़ी होंगे। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न ज़्यादा नंबर के होते हैं। ये वाला जो होता है 6 नंबर का होता है और जो इसमें निबंध लिखना होता है ये 9 नंबर का होता है, यानी कि 9 6 15। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप पेपर को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये जो निबंध है और जो आपकी लेटर है मानी कि पत्र, ये दोनों अच्छे से आ रहे हैं तो आप पेपर का आरंभ यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें शिकायत निवारण पत्र होता है। 2 पत्र यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। पहला वाला है कि कोविड-19 संक्रामक बीमारी है और चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है। दूसरा है कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। देखिए इसमें मेन बात जो मटेरियल होती है बीच की, उससे नहीं मतलब है। आपके पत्र का शुरुआती देखा जाता है, जैसे ये मान लीजिए कॉपी है हमारी, तो शुरुआत जैसे आप करेंगे, फिर बीच का मटेरियल लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं विषय, फिर उसके बाद नीचे की तरफ क्या चीज़ें लिखते हैं और दाहिने बाएं तरफ क्या लिखते हैं। तो दाहिने बाएं क्या लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसको बहुत ध्यान करिएगा। लास्ट में जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध। तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको दे देता हूँ, उनसे हट करके कोई आ ही नहीं सकता है। अंतिम प्रश्न जो 14वां है, यहाँ पर मैंने 7 से 8 जो है टॉपिक्स दे रखे हैं। इनके अलावा आप समझ लीजिए आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनमें से एक आपके लिए आ ही जाएगा कन्फर्म। भारत में कृषि क्रांति, दूसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण एवं परिणाम, तीसरा है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, चौथा है भ्रष्टाचार कारण और निवारण, पांचवा है मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, छठवां है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, और सातवां है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और लास्ट है आतंकवाद समस्या और समाधान। अगर आप इतने को भी कवर करके जाते हैं तो आप आसानी से जो भी एक टॉपिक आएगा इन्हीं में से आराम से आप लिख पाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो और भी आने वाले हैं।